पूरी दुनिया का बेशकीमती खजाना एक टेंपल में छुपा कर रखा गया था, जो उस एंशिएंट राजा का होता है जिसने सारे ट्रेजर चुरा लिए थे। लेकिन मॉडर्न जमाने में कुछ लोगों की टीम जब इसे ढूंढने के लिए जाती है तो उन्हें बहुत ही मिस्टीरियस चीजों का सामना करना पड़ा था। कहानी की शुरुआत होती है सेंटोरिनी आइलैंड को दिखाते हुए। ये आइलैंड बाकी सारी सभ्यताओं से एकदम अलग था। यहाँ के लोग शांति बनाकर एकदम अच्छी तरीके से रहा करते थे। इस समय हमें उस आइलैंड के ऊपर एक वेडिंग फंक्शन दिखाया जाता है, जिसमें कि हर एक मेंबर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा था। अब वो फंक्शन खत्म ही होने वाला होता है, तभी अचानक अर्थक्वेक आने लगा। ये भूकंप इतना ज्यादा बड़ा होता है कि सारी चीजें वहाँ की गिरने लगी। जो भी वहाँ के घर बनाए गए थे वो सब तहस नहस होकर पानी में गिर जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात थी कि ये आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। एक छोटे से टापू पर ही इस पूरे शहर का निर्माण किया गया था। लेकिन इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला भूकंप यहाँ पर आ सकता है, इसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होता। सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से दूर भागने लगे थे। इतने बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें तो पानी के तल के अंदर चले जाते हैं और टकराने से जो वाइब्रेशन निकल रही थी वो बहुत ही ज्यादा होती है। कई देर तक इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला भूकंप चलता ही रहा। सभी अपनी जान बचाकर बनाए गए बंकर्स के अंदर तो चले जाते और उनके इस छोटे से शहर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। पता नहीं उन लोगों को ये सारी चीजें रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब हमें कुछ दिनों बाद दूर कहीं पानी के अंदर कई सारी बोर्ड दिखाई जाती हैं। वो रिसर्चर्स तो पानी के अंदर कुछ ढूंढने का ट्राई कर रहे थे। बात ये होती है कि जिस आइलैंड पर भूकंप आया था उससे लगातार पत्थर पानी के अंदर गिरने की वजह से जमीन के एकदम नीचे मौजूद एंशिएंट ट्रेजर ओपन हो गया था। वहाँ से बहुत सारी सोने की चीजें निकल रही थी जो सालों पहले छुपाई गई होती हैं। तो जब ये खबर चारों तरफ सभी को पता चलने लगी तो हर एक रिसर्चर यहाँ अपनी रिसर्च करने के लिए आया करता है। अब उन्हीं रिसर्चर्स में से लारा नाम की भी एक लेडी होती है। लारा तो अपनी टीम के साथ यहाँ पर एक बड़े से खजाने की तलाश में आई थी। ये खजाना एक यूनानी राजा का था जो कई साल पहले जगह जगह से चुरा कर उसे इकट्ठा करता। यहाँ तक कि उस खजाने की क्वांटिटी और वैल्यूएशन इतना ज्यादा होता है कि पूरी दुनिया की गरीबी मिटाई जा सकती है। उस समय यूनान के इस राजा ने अपने खजाने को बचा कर रखने के लिए उसे कई हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा तो ऑलरेडी मिल चुका है जो कि इजिप्ट में मौजूद है, और वहाँ के सारे ट्रेजर और गोल्ड को तो गवर्नमेंट ने पहले ही हथिया लिया है। खजाने का दूसरा हिस्सा कहाँ पर है आज तक किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन लारा ने जितनी रिसर्च की थी उसका अनुमान होता है कि ये खजाना टेंपल में मौजूद है, जिसे कि लूना टेंपल कहा जाता है। लेकिन बात ये थी कि कई साल पहले लूना टेंपल एक माउंटेन के फटने की वजह से पानी के अंदर चला गया था। तब से लेकर आज तक की बात है, कोई भी उसे एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया। लेकिन लारा चाहती थी कि वो अपनी टीम के साथ उस जगह पर जाए और हिडन खजाने को ढूंढ कर निकाले। लारा को लगता था कि उस जगह पर खजाने से भी बढ़कर कुछ तो मौजूद है। ये अनजान चीज क्या है हमें एक्सप्लोर करके ही पता लगाना पड़ेगा। लारा ने अब अपने सारे टीम मेंबर्स को तैयार किया और छोटे छोटे ग्लाइडर्स लेकर पानी के अंदर गोता लगाने लगी। ये उसी जगह पर जा रहे थे जहाँ लूना टेंपल के अवशेष मिले होते, यानी इस जगह की एकदम गहराई तक उन्हें जाना होगा। कई देर तक लूना अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते ही रहती है। अच्छी बात तो ये हुई कि उन्हें गुफा दिखाई देती है। उस गुफा को फॉलो करते हुए जब वो अंदर घुसने लगी तो ऊपर की तरफ पानी ही नहीं था, यानी समुद्र की इतनी गहराई में कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पानी नहीं है। ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हुए जाने पर सभी मंत्रमुग्ध हो गए थे, क्योंकि सामने वही लूना टेंपल मौजूद था जिसमें उस राजा द्वारा कलेक्ट किया गया बेशुमार सोना और ट्रेजर होता है, गोल्ड कॉइन्स और कई सारे स्ट्रक्चर्स जो सिर्फ सोने से ही बने हुए थे। यानी इतना खजाना जिससे वो सभी बिलियनियर्स बन सकते हैं। लारा के बाकी मेंबर्स तो एकदम खुश हो गए थे और वो उन्हीं सारी चीजों को देखने लगी। पर यहाँ लारा ज्यादा एक्साइटेड नहीं होती। पता नहीं वो थोड़ा आगे चलती रहती है और एक सिंहासन पर बैठे हुए राजा को देखती है। ये वही यूनान का राजा था जिसने ये सारा ट्रेजर बाकियों से चुराया होता है। लारा के बिहेवियर से यही लग रहा था कि उसे सोने और ट्रेजर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो किसी और अनजान चीज के लिए यहाँ पर आई है जिसके बारे में हमें अभी कोई भी नहीं आइडिया। लारा तो सबसे पहले अच्छी तरीके से नोटिस करती है उस स्टैचू को और उसमें कुछ बारीकियां देखने लगती है कि इसमें क्या किया जा सकता है। लारा तुरंत इस स्टैचू के एकदम बीच में मौजूद कुछ स्ट्रक्चर को निकालने लगी। ऐसा करते ही वहाँ पर एक अनजान सी रोशनी फैल जाती है जो कि सामने की तरफ डायरेक्शन दिखा रही थी। लारा इन चीजों को देखकर अब खुश होने लगती है क्योंकि वो जो चाह रही थी वही हो रहा है। बाकी मेंबर्स तो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि लारा की इंटेंशन क्या है। वो ट्रेजर को छोड़कर आखिर ऐसी कौन सी चीज ढूंढ रही है जो इससे ज्यादा कीमती है। लारा तो अब बाकी सारी चीजों को इग्नोर करते हुए उस स्टैचू के ऊपर की तरफ चली जाती है। वहाँ पर तो एक अजीब तरीके की बॉल मौजूद थी जिस पर कुछ स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज्यादा एंशिएंट लग रहे थे। लारा तुरंत ही उस जगह पर जाकर उस गोल्डन बॉल को निकालने का ट्राई करती है, लेकिन यहाँ पता चला कि उस जगह पर कुछ ऐसे
लोग घुस चुके हैं जिन्होंने लारा के उन दोनों साथियों को बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। इनफैक्ट उसमें से कुछ बदमाश तो लारा के ऊपर भी हमला करते हैं और उसके पैर पर बहुत ही बड़ा जख्म बना देते हैं। इस हमले के कारण लारा के हाथ से वो बॉल नीचे गिर गया। तुरंत एक आदमी वहाँ पहुँचता है और उस गोल्डन बॉल के साथ साथ राजा के स्टैचू के अंदर लगे हुए एक मेडल को भी निकाल लेता है। लारा बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी और इस समय वो इन लोगों से लड़ नहीं सकती, तो इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाती है। प्रॉब्लम की बात तब हो गई जब वो पूरा टेम्पल भूकंप के कारण ढहने लगा था। सारी दीवारें एक के ऊपर एक गिरने लगी थी। वो सभी हमला करने वाले लोग भी वहाँ से एस्केप कर जाते। लारा भी बाहर निकल गई, लेकिन फिलहाल वो अपनी जान बचाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। सीधा वो तैरते हुए अपने बोट की तरफ चली जाती है। लारा को इस समय बहुत बुरा लग रहा था कि उसने अपनी रिसर्च की सारी चीजें खो दी, साथ ही साथ इसमें उसके 2 काबिल साथी भी मारे गए। लारा के लिए तो ये बहुत ही दर्दनाक मोमेंट था। अब यहाँ अपने मिशन के फेल होने के बाद लारा वापस अपने घर पर आ जाती है, लेकिन उसने नोटिस किया कि उस जगह पर कई सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स मौजूद हैं। उन लोगों को तो लारा को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी जो उन्होंने कलेक्ट की होती है। वहाँ जाने पर पता चला कि ये सारे ऑफिसर्स MI6 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी से बिलोंग करते हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी पर ध्यान देते थे। अब यहाँ MI6 वालों ने जितनी भी रिसर्च की होती है उस अनजान खजाने के बारे में, जिसके पीछे लारा और उसके सभी साथी गए थे लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। अब MI6 के सिक्योरिटी ऑफिसर्स लारा को बताते हैं कि वो खजाना और वो एंशिएंट बॉल जिन लोगों ने चुराई है वो चाइना में रहते हैं। उन दोनों का नाम जेन और चैन होता है, जिन्हें कि लू ब्रदर्स के नाम से जाना जाता था। ये लू ब्रदर्स माफिया होते हैं जो कि अलग अलग टाइप के ट्रेजर चुरा कर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच दिया करते। और इसी रीजन की वजह से जब उन्हें पता चला कि लारा एक एंशिएंट ट्रेजर की खोज कर रही है तो वो वहाँ पहुँचकर सारी कीमती चीजें लेकर चले गए। लारा को ये अनजान चीजें अब जाकर पता चल रही थी, इसीलिए वो सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से सुनने लगी। ऑफिसर्स ने तो ये भी बताया कि जैन और चैन एक माफिया के लिए काम करते हैं जिसका नाम जोनाथन है। बात यहाँ पर ये पता चली कि जोनाथन इससे पहले एक वैज्ञानिक हुआ करता था। उसने अपनी फील्ड में कई सारी खोजें की होती हैं, लेकिन एक समय के बाद उसका दिमागी संतुलन थोड़ा हिल गया था। वो उस मोमेंट से ही कई सारी खौफनाक चीजें बनाने लगा, जैसे कि बायो वेपन, और इस बायो वेपन की मदद से कई लोगों की जाने गई हैं। जब से जोनाथन माफिया से जुड़ चुका है उसकी तबाही की तरफ इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ गई है और सिक्योरिटी ऑफिसर्स को ये साफ खबर मिली है कि जैन और चैन वो अजीब सा गोल्डन बॉल लेकर जोनाथन को ही देने जा रहे हैं। पर ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जोनाथन उस गोल्डन बॉल का करेगा क्या। उसके ऊपर तो स्ट्रक्चर्स बने हुए थे जो इतनी कीमती भी नहीं लग रही होती। इस मोमेंट पर लारा समझ जाती है कि आखिर जोनाथन वो बॉल क्यों चाहता है। लारा ने बताया कि वो उस बॉल की मदद से पैराडॉक्स नाम के एक बॉक्स को ढूंढना चाहता है। ये बात होती है कई हजार साल पहले की, जब इजिप्ट के राजा को क्रेडल ऑफ लाइफ नाम की एक जगह मिली थी। ये एक्चुअल में वो जगह होती है जहाँ इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई थी, यानी ये बहुत ही ज्यादा बेशकीमती है। इजिप्ट के राजा ने उस जगह को अपने अंडर ले लिया और वहाँ की हर एक चीजों पर अपना हक जमा लिया। वहाँ पर तो उन्हें बहुत सारा ट्रेजर भी मिलता है जिससे वो अपनी आधुनिकता और ज्यादा आगे बढ़ा सके। लेकिन ट्रेजर के साथ ही साथ वहाँ पर पैराडॉक्स नाम का एक बॉक्स भी मौजूद था। राजा ने उस बॉक्स को बहुत सारी चीजों से जांच परखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जब इस बॉक्स के बारे में एक्चुअल बात पता चली तो उन्होंने इसे कहीं छुपा दिया। पूर्वजों ने तो उस बॉक्स को देखकर ये साफ कह दिया था कि उसके अंदर एक ऐसा वायरस है जो एक टाइम पर पूरी दुनिया में फैलकर सब कुछ तबाह कर सकता है। यानी ये महामारी से भी बेकार हो सकती है, जहाँ एक टाइम पर ही सभी लोगों की जानें चली जाएंगी। तो अब ये बॉक्स इतना खतरनाक है, ये जानने के बाद राजा ने कभी वो बॉक्स ओपन ही नहीं किया। राजा ने वो बॉक्स किसी सेफ जगह पर छुपा दिया जहाँ से उसे कोई न टच कर पाए। पर समय जैसे जैसे बीतता चला गया, आने वाले कई राजाओं को मिस्र के राजा के ट्रेजर और उस बॉक्स के बारे में पता चलता जाता है। तो अब डिटेल इन्फॉर्मेशन न होने के कारण सभी राजा उसके पीछे पड़ गए। एक राजा ने तो मिस्र के सभी ट्रेजर को भी चुरा लिया और उस बॉक्स को भी अपने साथ लेकर आ गया। पर उसे भी जब इस पैराडॉक्स नाम के बॉक्स के बारे में पता चला तो वो उसे ओपन करने के बजाय उसे एक ऐसी जगह पर छुपा देता है जहाँ से उसे कोई भी न ढूंढ पाए। ये वही राजा था जिसने ट्रेजर चुरा के हर एक जगह पर बांट दिया था और अपना मेन खजाना लूना टेम्पल में रखा था। अब वो पैराडॉक्स नाम का बॉक्स भले ही उसने छुपा दिया होता है, लेकिन एक गोल्डन बॉल के ऊपर उसने वहाँ तक पहुँचने का एक नक्शा बनाया था। और ये वही नक्शा होता है जिसे कि चैन और जेन नाम के 2 भाइयों ने लारा से चुराया था। यानी इन चीजों से एक ही कंक्लूजन निकलता है कि जोनाथन जो पागल हो चुका है वो उस पैराडॉक्स बॉक्स को हासिल करना चाहता है। MI6 के ऑफिसर्स को जब ये बात पता चली तो वो काफी शॉक हो गए, क्योंकि अगर जोनाथन को वो बॉक्स मिलेगा तो पता नहीं वो क्या क्या कर सकता था। इसीलिए उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। तो MI6 के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने लारा को ये कहा कि तुम्हें किसी भी तरीके से जोनाथन से पहले वो बॉल हासिल करनी होगी। यानी एक तरीके से देखा जाए तो पूरी नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब लारा के कंधों पर थी। लारा इसके लिए रेडी तो होती है ताकि वो उस मिशन पर जाए और अपने लोगों की प्रोटेक्शन करे, पर इस मिशन के लिए उसे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो सेम वैसा ही
उन चोरों जैसा सोचता था। अब ऑफिसर्स को तो ऐसे इंसान के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन लारा बोलती है कि मुझे टेरी नाम का वो ऑफिसर चाहिए। टेरी का नाम सुनते ही MI6 वाले गुस्से में आ गए, क्योंकि भले ही टेरी एक मिलिट्री ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन उसने कुछ पैसों के लिए हमसे बगावत कर दी और आज वो सलाखों के पीछे मौजूद है। पर लारा अब उनकी बात सुने बिना सीधा चले जाती है टेरी के पास। उसने टेरी को अपने मिशन के बारे में बताया कि कैसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब टेरी उन सभी के प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाले। तब जाकर लारा ने उसके सामने एक ऑफर रखा कि तुम मेरी मदद करो और इसके बदले तुम्हें कई लाख डॉलर मिलेंगे, साथ ही साथ तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे चार्जेस हटा दिए जाएंगे। अब टेरी को ये ऑफर काफी टेम्पटिंग लगता है। वो ये चीजें छोड़ कैसे सकता था जबकि उसे आजादी मिल रही है। तो टेरी ने अब तुरंत ही लारा को इस मिशन के लिए हाँ कर दी और अब लारा तुरंत ही टेरी के साथ निकल पड़ी थी अपने खतरनाक मिशन के लिए, जिसमें ये भी अंदाजा नहीं कि वो पूरी दुनिया को बचा भी पाएंगे कि नहीं उस खतरनाक वायरस से। लारा और टेरी तो सीधा एक प्लेन से कूद जाते हैं पैराशूट की मदद से चाइना के बॉर्डर की तरफ। यानी वो दोनों सीधा बढ़ रहे होते हैं उन ब्रदर्स की तरफ ताकि वो उस गोल्डन बॉल को सबसे पहले हासिल कर ले। पता नहीं उनके साथ क्या होगा, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हम भी उनकी मदद करने वाले। अब यहाँ जोनाथन सीधा कॉल लगाता है चैन नाम के उस ब्रदर को और कहता है कि मुझे अभी तक वो गोल्डन बॉल मिली नहीं है। तब जाकर चैन ने उसे बताया कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस गोल्डन बॉल के पीछे लारा भी यहाँ पहुँच चुकी है, तो हमें सबसे पहले उसे पकड़ना होगा। जोनाथन लारा का नाम सुनकर तुरंत ही चौंक गया और वो तो एक और ऑफर देता है उस ब्रदर के सामने। उसने कहा कि मैं तुम्हें डबल अमाउंट पे करूंगा, लेकिन उस गोल्डन बॉल के साथ साथ तुम मुझे लारा की बॉडी भी ला कर दो। ये चीजें गैंगस्टर को और ज्यादा प्रेरित कर देती हैं। हमें तो लारा और टेरी दिखाए गए जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे एक बहुत ही सुनसान जगह पर उनकी नसीब खराब थी कि कई सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं जो उस ब्रदर के लिए काम करते थे और उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। वो दोनों तो उन्हें बंदी बनाकर अपने खुफिया अड्डे पर लेकर आ जाते हैं। कुछ देर के अंदर ही उन दोनों ब्रदर्स में से एक ब्रदर जिसका नाम चैन होता है वो उनके सामने आ चुका था। चैन लारा को देखकर खुश होता है कि वो इसे मारकर जोनाथन को सौंप देगा और उससे काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन चैन कहीं न कहीं टेरी को देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था। बात यहाँ पर ये पता चली कि टेरी भी एक समय पर चैन की गैंग के लिए काम करता था, लेकिन उसने बगावत कर दी और वापस वहाँ से भागकर अपनी कंट्री में चला गया। चैन ने तो ये भी डिसाइड किया कि वो लारा के साथ साथ टेरी को भी मार देगा। वो उन दोनों को सबसे पहले बंदी बनाकर अपने एक खुफिया अड्डे पर लेकर आता है जहाँ वो बेशकीमती खजाने और एंशिएंट चीजें जमा करके रखता था। उसका यही तो काम होता है कि एंशिएंट चीजें चुराना और ब्लैक मार्केट में बेच देना। लारा तो चैन से तुरंत ही मांग करने लगी उस गोल्डन बॉल का, लेकिन चैन बता देता है कि वो गोल्डन बॉल तो जोनाथन के पास जाने के लिए निकल चुकी है। वहाँ उसका दूसरा भाई जैन था जो लेकर जा रहा होता है जोनाथन के पास। यानी अब उस गोल्डन बॉल को जोनाथन के हाथ से कोई नहीं रोक सकता। लारा तो ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। अब जैसे ही चैन ने हमला करना स्टार्ट किया लारा के ऊपर, लारा उस पर पहले ही टूट पड़ती है। उसने मल्टीपल वार किए चैन की बॉडी पर, जिससे वो नीचे गिर जाता है। लारा ने तुरंत ही टेरी को भी आजाद किया और उसकी मदद से सबसे पहले चैन को खत्म कर देती है। चैन बेचारा वहीं पर गिरकर मर गया था, लेकिन अब लारा और टेरी के पास ज्यादा टाइम नहीं होता। उस गोल्डन बॉल को किसी भी तरीके से गलत हाथों में लगने से रोकना होगा। लारा वहाँ से जाने से पहले चैन के गले में वो जो मेडल था जो कि उसने लारा से टेंपल में चुराया होता है, वो उसे लेकर टेरी के साथ बाहर निकल जाती है। दोनों बड़ी चालाकी से गैंगस्टर की टीम से बचते हुए आगे निकल जाते हैं। लारा ने तो यहाँ अपने टेक्निकल असिस्टेंट ब्रूस को कॉल लगाया और उसे इस मेडल के फोटोग्राफ्स भेजते हुए इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा। ब्रूस टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और शुरुआत से ही वो लारा के लिए काम करता था। ब्रूस ने जब उस मेडल को देखा तो उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अच्छी बात यहाँ पर ये हुई थी कि लारा ने उस गोल्डन बॉल के भी फोटोग्राफ्स ले लिए थे। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो उस पर बने हुए स्ट्रक्चर्स को डिकोड किया जा सकता है। ये चीजें भी लारा ब्रूस को बताती है और ब्रूस जल्द से जल्द उनके ऊपर काम करने में लग गया था। पता नहीं लारा की टीम इस होने वाली अनहोनी को कैसे रोक पाएंगे। अब हमें शंघाई शहर के एकदम टॉप वाले बिल्डिंग पर जैन को दिखाया जाता है जिसके पास वो गोल्डन बॉल मौजूद था और वो सीधा उसे लेकर जोनाथन को देने जा रहा होता है। लेकिन लारा और टेरी जल्द से जल्द उस जगह पर उन्हें देखते हुए पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में ही उन्हें जब जैन दिखाई दिया तो वो एकदम शॉक रह गए, क्योंकि जैन ने ऑलरेडी जोनाथन को वो गोल्डन बॉल दे दी थी और जोनाथन एक हेलीकॉप्टर में अपने सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ बैठ गया होता है। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने लगा, लेकिन जोनाथन ने तुरंत ही शूट कर दिया जैन को, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसके बारे में किसी को भी पता चले। यानी जोनाथन ने अपने ही लोगों के साथ दगाबाजी की थी। अब लारा कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने एक ट्रैकर सीधा फेंक दिया उस हेलीकॉप्टर की तरफ। हेलीकॉप्टर पर अब वो ट्रैकर लग चुका होता है, यानी जोनाथन जहाँ भी जाएगा उसकी लोकेशन के बारे में लारा को पता चल सकता था।
ये सारी टेक्नोलॉजीज तो ब्रूस ने ही बनाई होती है जो कि लारा को दी थी। जोनाथन तो अब सीधा उस गोल्डन बॉल को लेकर हांगकांग पहुंच जाता है अपने एक सीक्रेट लेबोरेटरी में। यहाँ उसने कई सारे साइंटिस्ट को अपॉइंट किया था जो इस गोल्डन बॉल के ऊपर लगे हुए स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे। साथ ही साथ हमें पता चला कि जोनाथन के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी मदद से वो इन स्ट्रक्चर को डिकोड करके उस बॉक्स तक पहुँच सकता है। यहाँ लारा और टेरी को तो ऑलरेडी पता चल चुका था कि जोनाथन कहाँ पर गया है। ऑब्वियसली वहाँ पर वो उस ट्रैकर का कमाल था। तो अब बिना देरी किए लारा और टेरी निकल पड़े होते हैं हांगकांग जाने के लिए। अब हांगकांग में भी कुछ सेफ नहीं लग रहा था, वहाँ पर तो इससे भी बड़े खतरे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अब लारा और टेरी सीधा ट्रेवल करते हुए हांगकांग की उस जगह पर आ चुके थे जहाँ से ठीक नीचे जोनाथन की लेबोरेटरी थी और उसी जगह पर वो अपने वैज्ञानिकों के साथ उस गोल्डन बॉल पर रिसर्च कर रहा था। लारा टेरी के साथ एक प्लान बनाती है कि सबसे पहले वो जाकर उनका ध्यान भटकाएगी और ऑब्वियस बात थी कि जोनाथन के साथी उस पर हमला करने आएंगे ही, तो फिर बाद में टेरी पीछे से आकर उन पर पलटवार कर देगा। ये प्लान दोनों को ही अच्छा लगता है तो इसीलिए लारा सबसे पहले अंदर चली गई। अब यहाँ सिक्योरिटी कैमरास की मदद से जोनाथन को खबर मिल जाती है कि लारा उसके लेबोरेटरी में घुस गई है। तो जोनाथन ने तुरंत ही सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स को वहाँ भेज दिया और सभी वैज्ञानिकों को लेबोरेटरी खाली करने के लिए कहा। जोनाथन के सभी लोग वहाँ पहुँचकर सीधा हमला करने लग जाते हैं लारा के ऊपर। वो भी पलटवार कर रही थी ताकि उस गोल्डन बॉल को हासिल कर लिया जाए, पर यहाँ सिंपल बात होती है कि उन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। लारा उनसे एक साथ तो लड़ ही नहीं सकती। जोनाथन के उन सारे लोगों ने लारा को पकड़ लिया था और उसे बंदी बनाकर लेकर जाने लगे। दूसरी तरफ हमें वो मशीन भी दिखाई गई जिसने की शायद उस गोल्डन बॉल को डिकोड कर लिया होता है। स्क्रीन पर तो सारे नक्शे दिखाई दे रहे थे कि कैसे उस बॉक्स तक पहुंचा जा सकता है, पर लारा को वो डैमेज पहुंचा पाते इससे पहले टेरी ने लगातार फायर कर दिया था। यानी उनका वो प्लान बहुत अच्छी तरीके से काम करने लगा। सारे जोनाथन के लोग दूर हट जाते हैं जिससे कि लारा को मौका मिल गया वहाँ से बाहर निकलने का। टेरी ने तो उस डिकोडिंग मशीन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जिसने की गोल्डन बॉल से मैप बना के रखा था। लारा तुरंत ही उस गोल्डन बॉल को अपने बैग में भरती है और दुश्मनों को मारते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। टेरी भी अब उसके साथ ट्रैवल करते हुए इस शिप के अंदर पहुँच चुका था। यानी यही शिप है जो उन्हें यहाँ से सुरक्षित कहीं दूर लेकर जाएगी। लारा खुश थी कि आखिरकार उसे वो गोल्डन बॉल मिल चुका है, लेकिन वो बहुत कॉन्शियस होती है क्योंकि वो फुल्ली टेरी पर भरोसा नहीं कर सकती। जैसा कि उन MI6 ऑफिसर ने मुझे बताया था कि टेरी कितना धोखेबाज है, वो पैसे कमाने के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। तो अब लारा इतनी इम्पोर्टेंट चीज को टेरी के हवाले नहीं कर सकती, इसीलिए लारा ने बड़ी चालाकी से टेरी से वो गोल्डन बॉल ले ली और उसे हथकड़ी पहनाकर वहीं पर फंसा दिया। टेरी इससे बहुत गुस्सा हो रहा था, लेकिन लारा ने साफ कह दिया कि तुम्हें अपने मिशन के पैसे मिल जाएंगे और आखिरकार लारा के पास ये गोल्डन बॉल मौजूद है तो इससे आगे का सफर वो खुद ही तय करेगी। टेरी जैसे धोखेबाज का साथ उसे अब बिल्कुल नहीं चाहिए। टेरी को भी इस बात से बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसके नाम से धोखेबाज का लेबल लग चुका होता है। अब लारा सीधा उस जगह से निकल पड़ी एक अपने खुफिया अड्डे पर जहाँ कई सारे ट्राइब के लोग थे और वो वहीं के एक घर में रुककर अपनी रिसर्च कर रही थी। लारा सबसे पहले कांटेक्ट करती है अपने टेक्निकल असिस्टेंट ब्रूस को। ब्रूस को उसने गोल्डन बॉल के बारे में सब कुछ बता दिया जिससे कि वो डिकोड कर सके कि उसके ऊपर कौन सी डायरेक्शन लिखी गई है जिससे वो पैराडॉक्स नाम के बॉक्स तक पहुंच पाए। ब्रूस को इतनी समय से काफी इनफ डेटा मिल चुका होता है तो उसे डिकोड करने में भी काफी हेल्प हो रही थी। जल्द से जल्द वो हर एक पैटर्न को कंबाइन करता है और उसे तो एंड रिजल्ट एक ऑडियो मिली थी। ये इनक्रिप्टेड ऑडियो थी जिसे कि डिक्रिप्ट करने पर एक अजीब सा साउंड आता है। पता चला कि साउंड के बजते ही वो गोल्डन बॉल चमकने लगा। लारा उस बॉल को लेकर खड़ी हो जाती है जिसमें से कई सारी रोशनी निकल रही थी जो चारों तरफ फैलते जाती है। बाद में तो ये रियलिटी पता चलती है कि वो एक होलोग्राम है। यानी उस जमाने में इस तरीके का एडवांस होलोग्राम कैसे क्रिएट किया गया होगा कोई नहीं अंदाजा लगा सकता। पर लारा यहाँ पर अपने आसपास देख पा रही थी उस लोकेशन को जहाँ पर वो बॉक्स उसे मिल सकता है। अच्छी तरीके से गौर करने के बाद उसने गोल्डन बॉल को बंद किया और ब्रूस को बताया कि वो बॉक्स अफ्रीका के जंगलों में मौजूद है। वहाँ पर तो एक एंशिएंट स्ट्रक्चर है जिसका नाम किलिमंजारो है। हो न हो हमें वहीं पर वो बॉक्स मिलेगा जिसे ढूंढकर हमें गलत हाथों में पड़ने से बचाना है। अब ये चीजें जैसे ही ब्रूस को पता चली तो वो अपने एक फ्रेंड के बारे में बताता है जो अफ्रीका की उसी जगह के आसपास रहता था। शायद हो सकता है कि वो लारा की इस पूरे मिशन में मदद कर सके। पर यहाँ लारा जब ब्रूस से बातचीत कर रही थी तो टेरी ने भी वो सारी बातें सुन ली होती हैं। उसे भी पता चल गया कि वो बॉक्स जरूर अफ्रीका के किलिमंजारो के पास मौजूद है। लारा तो अब अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ी और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जोनाथन के कई सारे लोग उसके घर पर यानी ब्रूस के पास पहुँच चुके हैं। उन्होंने ब्रूस को बंदी बना लिया और उससे सारी इन्फॉर्मेशन
साइकिल वाली। यानी अब जोनाथन को भी पता है कि लारा अफ्रीका में जा रही है। तो होना क्या था, वो सभी सैनिकों के साथ उस जगह पर जाने लगे। लारा तो ब्रूस द्वारा बताए गए उसके एक साथी जिसका नाम टोचा होता है उसके साथ मिल जाती है और अफ्रीका के फॉरेस्ट से होते हुए सीधा एक पहाड़ की तरफ बढ़ती है। टोचा ने लारा को समझाया कि ये एक पहाड़ है जिसे यहाँ के ट्राइब के लोग एक गॉड माउंटेन मानते हैं। ये माउंटेन सदियों से चला आ रहा है जिसमें कई सारी एंशिएंट चीजें मौजूद हैं। तो हो सकता है कि यहाँ के ट्राइब के लोग तुम्हारी मदद कर सके। टोचा जब लारा को उन ट्राइब वालों के पास लेकर जाता है तो उनका एक लीडर उसके सामने आ चुका था। लीडर पूछने लगा कि तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो। तब जाकर लारा उसे गोल्डन बॉल दिखाती है और कहती है कि मुझे इसकी मदद से उस बॉक्स तक पहुँचना है। गोल्डन बॉल को देखते ही लीडर और उसके सभी ट्राइब के लोग एकदम चौंक जाते हैं। लीडर ने साफ कह दिया कि तुम हमें ये गोल्डन बॉल दे दो और यहाँ से तुरंत ही चले जाओ। हम उस पैराडॉक्स नाम के बॉक्स को किसी के हवाले नहीं करने वाले। लेकिन लारा यहाँ समझाती है कि वो उस बॉक्स को सिर्फ प्रोटेक्ट करने आई है। कुछ ऐसे भी गैंगस्टर्स मौजूद हैं जो उस बॉक्स का गलत यूज करना चाहते हैं। अब उन ट्राइब वालों को जब ये महसूस होने लगा कि लारा उनके साथ है तो वो बैठकर उसे समझाने लगे कि तुम जिस जगह की तलाश कर रही हो यानी कि क्रेडल ऑफ लाइफ, वो इसी पहाड़ के एकदम कोर में मौजूद है। पर वो इन्फॉर्म भी कर रहे थे कि आज तक उस बॉक्स की तलाश में जो भी उस क्रेडल ऑफ लाइफ के अंदर गया वो जिंदा वापस कभी नहीं आया। एक शॉकिंग बात उस ट्राइब के लीडर ने बताई कि उस बॉक्स की प्रोटेक्शन कुछ ऐसे शैतान करते हैं जिनकी आत्माएं आज तक जिंदा हैं और वो बॉक्स को टच करने वाले हर एक इंसान को मार देते थे। लेकिन लारा ने उन्हें फिर समझाया कि हमें गलत हाथों में पड़ने से उसे रोकना है, तो इससे अच्छा यही होगा कि हम उसे ढूंढकर उसे और अच्छी जगह पर छुपा दें। ट्राइब के लीडर को ये बात समझ में आ जाती है तो उसने अपने कई सारे लोगों को उस जगह पर लेकर जाने के लिए लारा के साथ भेज दिया। सभी लगातार निकल पड़े थे उस माउंटेन की तरफ जाने के लिए। पर प्रॉब्लम की बात तब हो जाती है जब वहाँ एक हेलीकॉप्टर आ गया। हेलीकॉप्टर से कई सारे सोल्जर्स नीचे उतरते हैं जिन्होंने गन्स की मदद से उन सभी ट्राइब वाले लोगों पर हमला करना स्टार्ट किया। लारा बहुत ही ज्यादा डर गई और बड़े पैमाने पर ट्राइब के लोग मारे जा रहे थे। अब इस बात थी कि ये जोनाथन के लोग होते हैं। जोनाथन भी नीचे उतरकर सबसे पहले लारा को बंदी बनाता है और उससे वो गोल्डन बॉल हासिल कर लेता है। जोनाथन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और अब तो वो लारा से कहता है कि तुम हमें वो बॉक्स ढूंढने में मदद करोगी। लारा फिर यहाँ जोनाथन को समझाने का ट्राई करती है कि इससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। एक ऐसा वायरस फैलेगा जो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। पर जोनाथन के सर पर तो एकदम पागलपन सवार था। लारा जब उसकी मदद करने से मना कर रही थी तो जोनाथन ने उसके दो साथियों को सामने लाया। ये लारा के बहुत ही खास दोस्त थे। जोनाथन धमकी देता है कि अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगी वो बॉक्स ढूंढने के लिए तो इन दोनों को मरना होगा। बेचारी लारा के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो अब जोनाथन के लोगों के साथ आगे बढ़ने लगती है उस क्रेडल ऑफ लाइफ जगह पर जाने के लिए। लगातार वो पहाड़ी वाले इलाके से आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ सिपाही ब्रूस और क्रिस को लेकर हेलीकॉप्टर के पास जा रहे थे। अचानक पीछे से टेरी आ जाता है जिसने दोनों सैनिकों को मार दिया। वो जल्द से जल्द ब्रूस और क्रिस को छुड़ा लेता है और कहता है कि मुझे लारा की मदद करने जाना ही होगा। हमें किसी भी हालत में वो बॉक्स जोनाथन से पहले ढूंढना है। ब्रूस को जब ये सारी चीजें पता चली तो वो टेरी को उस जगह पर पहुंचाने का वादा करता है एक हेलीकॉप्टर की मदद से। यानी वो सभी अब लारा के पीछे आ रहे थे। लारा तो ट्रैवल करते हुए सभी साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है जिसे एक्चुअल में क्रेडल ऑफ लाइफ कहा जाता था। वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी और कई सारे अजीब तरीके के पेड़ पौधे होते हैं। वो पेड़ पौधे एक ऐसी फॉर्मेशन में बनाए गए थे जैसे कि कोई मेज हो और उन्हें वो पार करना होगा। लारा अब आगे की तरफ चलने लगी जिससे कि जोनाथन के सभी साथी फॉलो करने लगते हैं। पर लारा को कुछ न कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी जो बहुत ही खतरनाक होती हैं। अचानक अब पीछे की तरफ से कुछ ऐसे अनजान क्रिएचर्स ने जोनाथन के आदमियों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। इन सभी क्रिएचर्स की आंखें बिल्कुल भी नहीं थी पर दांत और नाखून तो बहुत ही नुकीले थे। एक्चुअल में इन क्रिएचर्स की बनावट बैंक 10 की वन ऑफ द एलियन वाइल्ड मड की तरह होती है। यानी उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर से लेकर अटैक करने की एबिलिटी सब वाइल्ड मड जैसी होती है। उन क्रिएचर्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी जो जोनाथन के लोगों को मारते ही जाते। लारा किसी भी तरीके से उनसे बचते रहती है। अब बात रही उन सारे क्रिएचर्स से बचने की, तो अगर हमें वाइल्ड मड की वीकनेसेस पता है तो हम इन क्रिएचर्स को भी हरा सकते हैं। जैसे कि वाइल्ड मड की आंखें नहीं होती वैसे इन क्रिएचर्स की भी नहीं है। यानी ऑब्वियस बात है कि ये देख नहीं सकते। ये अपने शिकार द्वारा निकाले गए आवाज से ही उनकी लोकेशन का पता लगाते हैं। तो हम अगर एक जगह पर खड़े रहे बिना कोई आवाज किए तो इन क्रिएचर से बचा जा सकता है। साथ ही साथ वाइल्ड मड एक ऐसा क्रिएचर है जो कि क्लोज कॉम्बैट में ही सबसे अच्छा होता है। अगर हम उससे थोड़ा डिस्टेंस पर चले जाएं तो उसके वार कुछ काम नहीं आएंगे। वाइल्ड मड मेनली जाना जाता है अपनी मोबिलिटी के लिए, पर अगर वो किसी भी तरीके से एक जगह पर फंस जाए तो उसे हराना बहुत ही आसान हो जाता है। इन्हीं चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो उन सारे वाइल्ड मड को बीट किया जा सकता है। पर अब यहाँ लारा ने तुरंत ही वो गोल्डन बॉल उठाया और उससे एक होल के अंदर फेंक दिया।
उसे पता था कि ये सारे वाइल्ड मड उस गोल्डन बॉल की सुरक्षा कर रहे हैं। गोल्डन बॉल के अंदर जाते ही सभी क्रिएचर्स डस्ट में कन्वर्ट हो गए। उस जगह पर तो एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका था जिसमें लारा और जोनाथन अंदर की तरफ गिर गए। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट कर ली थी और जोनाथन तो लारा को धमकी देता है कि तुम्हारे दोनों दोस्त मारे जाएंगे, तुम्हें मेरे लिए वो बॉक्स ढूंढना ही होगा। इसीलिए लारा ना चाहते हुए भी जोनाथन के साथ आगे बढ़ती है। हमें अब ऊपर की तरफ हेलीकॉप्टर दिखाया गया जिसमें कि ब्रूस टैरी को लेकर वहाँ आ रहा था और टैरी तुरंत ही कूद जाता है नीचे की तरफ लारा को बचाने के लिए। लारा और जोनाथन एक डेड एंड पर आ चुके थे जिसके नीचे एक काला पानी मौजूद था। उस पानी के एकदम बीचों बीच उन्हें वही बॉक्स दिखाई दे रहा होता है जिसकी तलाश वो लोग कर रहे थे। लारा देखते ही समझ गई कि ये कोई ब्लैक वाटर नहीं है बल्कि इतना खतरनाक एसिड है जिसमें कि इंसानों की हड्डियां भी जलकर राख हो जाएंगी। पर अब जोनाथन लारा को कहता है कि मुझे तुम वो बॉक्स ला कर दो। लारा इसके लिए मना कर रही थी। वो तो जोनाथन को धक्का देकर वहाँ से भागने लगी, पर जोनाथन के पास गन थी तो वो उसे पकड़ लेता। वो फोर्स कर रहा था ताकि वो नीचे जाकर बॉक्स लेकर आ जाए। जोनाथन और लारा के बीच तो एक घमासान लड़ाई चालू हो गई थी, पर लारा ने बड़ी चालाकी से जोनाथन को उस जगह से नीचे फेंक दिया। जोनाथन उस ब्लैक एसिड में पूरा जलने लगता है। उसकी पूरी बॉडी एकदम से बेकार होने लगी थी और वहाँ से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। हमें तो टैरी दिखाया गया जो मदद करने के बजाय उस बॉक्स को किसी भी तरीके से ऊपर खींच लेता। लारा जब टैरी को अपने सामने देखती है तो वो खुश हो गई और वो यही समझ रही थी कि वो उसकी मदद करने यहाँ पर आ गया है। टैरी ने बताया कि उसके दोनों दोस्त एकदम सही सलामत। कहीं न कहीं देखकर लग रहा था कि लारा टैरी को पसंद करती है, पर टैरी बता रहा था कि हमें अपने साथ इस बॉक्स को भी लेकर जाना चाहिए। लारा ने सिंपल जवाब दिया कि ये खतरनाक है, इससे पूरी महामारी फैल सकती है बाहरी दुनिया में। लेकिन टैरी मानो एकदम पागल हो चुका था और वो कहता है कि हम इसे ब्लैक मार्केट में बेचकर काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोनों में अब हीट अप मोमेंट क्रिएट हो गया था कि इसे लेकर जाना है या फिर नहीं। लेकिन लारा साफ कहने लगी कि मुझे अगर तुम्हें मारना भी पड़े फिर भी मैं ये बॉक्स को बाहर नहीं लेकर जाने दूंगी। टैरी भी समझ चुका था कि लारा उसे जाने नहीं देगी, तो वो अपना गन निकालने लगा उसे मारने के लिए। पर इससे पहले ही एक गन शॉट की आवाज आ जाती है। ये लारा नहीं चलाई थी जिससे उसने टैरी को मार दिया। लारा ने तुरंत ही बॉक्स को ब्लैक एसिड में रख दिया और वहाँ से तुरंत ही बाहर निकल गए। सारे ट्राइब वाले एकदम चौंक गए थे क्योंकि लारा पहले वो इंसान है जो क्रेडल ऑफ लाइफ से जिंदा बाहर निकली है। लारा के साथ उसके दोनों दोस्त भी मौजूद थे और वो अब तो टेंशन फ्री हो चुकी थी क्योंकि दुनिया पर से एक बड़ा खतरा टल चुका है। लारा तो टोचा और अपने दोनों साथियों के साथ वहाँ से निकलने लगी और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।